फिजिक्स कितना अमेजिंग है ना। नेचर में जो फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करता है उनमें से जो कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें भी अगर मेज़र करना हो तो भी फिजिक्स के नॉलेज से हम ये बड़े आसानी से बहुत ही सिंपल डिवाइसेस से उसे मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि यहाँ दो लिम्स है, मतलब दो पाइप्स है, इस तरह से बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, लेट से पानी है, सबसे सस्ता पानी भरा हुआ है। अब अगर कोई बॉडी एक्सीलरेटेड हो उसके ऊपर आप इस सिस्टम को रख दे तो पानी जो है इसके लेयर, लिक्विड जो भी लिक्विड होगा इसके लेयर में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर वो बॉडी एक्सीलरेटेड हो जिसमें इसे रखा हुआ है। आप सिर्फ इन दोनों हाइट्स को पता करके ये जिस सिस्टम में रखा हुआ है, लेट से किसी कार में रखा हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका एक्सीलरेशन पता कर सकते हैं। वैसे एक्सीलरोमीटर जो है ये और भी अलग अलग तरीके से आसान सिस्टम से बनाया जा सकता है, उनमें से एक सिस्टम ये है और इसी से क्रोटोव का ये क्वेश्चन बना हुआ है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बड़ा सिंपल डिवाइस है। यहाँ एंगल 45 डिग्रीज और 45 डिग्रीज दिया हुआ है। दो लिम्स में जो हाइट डिफरेंस है वो h2 - h1 है, यानी हाइट्स दिया हुआ है h1 और h2 दिया हुआ है। आपको जिस सिस्टम में इसे रखा हुआ है यानी इसका एक्सीलरेशन पता करना होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ के इसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए और फिर जब आप सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे तो आप मान लें कि अगर ये IIT-JEE एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन होता या उसमें अपीयर करता तो आप इसे IIT-JEE एडवांस्ड के लेवल पे आप इसे कितना रेट करते। ठीक है, यहाँ पर आई होप कि आपने पॉज करके इसे कोशिश कर लिया होगा। यहाँ पर कहा गया है कि सिंपल एक्सीलरोमीटर है एंड इस तरह से बना हुआ दो ट्यूब्स है, एक ट्यूब दूसरा ट्यूब, बीच में लिक्विड भरा हुआ है एंड इट इज़ बेंट लाइक दैट। कैसे बेंट है, यहाँ 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ है। द लेवल ऑफ लिक्विड लेफ्ट आर्म इज h1 एंड राइट आर्म जो है ये h2 में है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन A ऑफ द कैरेज इन विच द एक्सेलरोमीटर इज इंस्टॉल्ड। किसी कैरेज में से इंस्टॉल किया हुआ उस कैरेज का इस समय, जिस समय h1 और h2 हाइट है दोनों लिम्स में लिक्विड कॉलम का, उस समय हमें उस कैरेज का एक्सेलरेशन पता करना है, अज्यूमिंग दैट द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज मच स्मॉलर देन h1 और h2। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा कुछ। वैसे यहाँ कहा गया है डायमीटर बहुत कम है, इसका डायमीटर, ट्यूब का डायमीटर जो है ये इसके हाइट के कंपैरिजन में मच स्मॉलर देन h1 एंड h2। ठीक है, वो तो उसे फिर काउंटर कर देगा। इन रियलिटी क्या होगा, इन रियलिटी अगर आप देखते हैं, अगर सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी को हटा देते हैं पूरी तरह से, तो एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर जो लेयर है वो लेयर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा लेयर। लेयर मतलब यहाँ लेयर नहीं दिखेगा, ये जो लिक्विड का लेयर होगा, लेयर इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं होगा बल्कि स्लैंट होगा, ऐसे स्लैंट होगा, और ये भी इस तरह से स्लैंट होगा, और दोनों के सरफेसेस को मिलाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मैं ये क्लेम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप साधारणतः जो देखते हैं लिक्विड का सरफेस जो देखते हैं हम लोग, कैसे देखते हैं, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों हॉरिजॉन्टल होता है, क्या कारण है कि वो हॉरिजॉन्टल होता है? कारण यही है कि इस पे जो भी फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, पूरे लिक्विड में जो भी फोर्सेस लग रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन आप पाएंगे नीचे की तरफ है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है उस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात तो आपको ये देखना होगा कि हम ये कह सकते हैं, दूसरी बात कि अगर मैं यहाँ एक पॉइंट को लेता हूँ, लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ एक पॉइंट को कंसीडर किया और एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया, दोनों पॉइंट्स में जो प्रेशर होगा, ऑब्वियसली दोनों पॉइंट्स पे जो प्रेशर होगा, बिल्कुल लिक्विड का टॉप सरफेस में, बिल्कुल सरफेस का एक लेयर जो होगा, पतला सा लेयर, वहाँ पर मैं एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट में जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर शुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सेम हियर, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उस पॉइंट पे, क्योंकि बिल्कुल टॉप सरफेस पे मैंने लेयर कंसीडर किया है। अब देखिए दोनों में प्रेशर तो सेम है। अब अगर मान ले कि दोनों में प्रेशर इसीलिए सेम होगा क्योंकि जो फोर्सेस, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, 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 सारे फोर्सेस जो है, हर पॉइंट में लगा हुआ फोर्स जो है इस लेयर पे
परपेंडिकुलर है। जब इस लेयर पे परपेंडिकुलर है ये, तो मैं अगर पतला सा लिक्विड कॉलम यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरा लिक्विड कॉलम, एंड 2 पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड आर 1 एंड 2, इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं हम, मान रहे ये दोनों पॉइंट्स इस लिक्विड कॉलम का 2 पार्ट है, 1 और 2। अब आपको दिखेगा, अगर मैं लिक्विड कॉलम के सेंस में भी देखता हूं, हमें पता है लिक्विड कॉलम के कारण बना हुआ जो प्रेशर होता है, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में जो प्रेशर डिफरेंस होगा ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम, वो होता है h रो इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू समथिंग, ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है, ड्यू टू फिक्टिशियस फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पर आप पाएंगे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में, सो इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू समथिंग जो है वो यहाँ पर जीरो है। आप यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट जीरो है, यानी ये इस डायरेक्शन में कोई भी लिक्विड कॉलम इस डायरेक्शन में कुछ भी पुश नहीं करेगा ड्यू टू इट्स ओन वेट हो या फिर ड्यू टू अदर फैक्टर्स हो, थोड़ा भी इधर पुश नहीं करेगा, यानी यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा। इस लिक्विड कॉलम के कारण थोड़ा भी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा इन दिस डायरेक्शन, ईदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। बट जब यहाँ पर कोई और फोर्स काम करने लगे, जैसे कि मान ले एक फिक्टिशियस फोर्स काम कर रहा है, शूडो फोर्स काम कर रहा है, जैसे कि इस केस में होगा, इस केस में एक शूडो फोर्स काम करेगा, बिकॉज लेट अस से कैरेज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन दिस या इनसाइड दिस लिक्विड, अगर इस रेफरेंस फ्रेम से हम देखते हैं तो ऑब्वियसली लिक्विड का जो पार्टिकल्स है इसी रेफरेंस फ्रेम में रहेगा, वो सारे पार्टिकल एक शूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सपीरियंस करेगा। लेट अस से m मास का एक बॉडी है, तो ये इस डायरेक्शन में m इंटू इस मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो दिस फोर्स हर एक पार्टिकल इधर एक्सपीरियंस करेगा। तो हम कह सकते हैं, चूंकि फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, तो हम कह सकते हैं दिस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू फिक्टिशियस फोर्स। जैसे ये हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू फिक्टिशियस फोर्स। तो वो एक्सीलरेशन इधर वो एक्सपीरियंस करेगा। अब जो सिचुएशन होगा, अगर मैं एक लिक्विड रखता हूँ यहाँ पर ऐसे और इसे एक्सेलरेट कर देता हूँ, तो हर एक पॉइंट, लिक्विड का हर एक पॉइंट इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करेगा, और ये अगर a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो इधर, तो वही एक्सेलरेशन ड्यू टू फिक्टिशियस फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा a इन अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू फोर्सेस होगा। दैट मीन रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। प्रीवियस जो हमने बात किया इससे पहले, उस आइडिया के अनुसार अगर आप देखें तो लिक्विड का जो सरफेस है, लिक्विड के सरफेस को कुछ इस तरह से बेंट होना होगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्सेस, ये जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये इस तरह से, ये जो है ये वेक्टर उस पे नॉर्मल होना चाहिए। लिक्विड सरफेस जो है अब कुछ ऐसा बनना चाहिए, लिक्विड सरफेस इस तरह से बनना चाहिए। हाँ, ये पूरी तरह से स्केल पे नहीं है, लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा घट गया, वो अलग बात है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि दैट शुड बी नॉर्मल to the surface of the liquid with the same logic जिस पे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था। मैं एक बार फ्रेश ड्रॉ कर लेता हूं इसे। ये लिक्विड अगर ऐसा है, यानी कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो पड़ रहा है ये ऐसे इस पे नॉर्मल पड़ रहा होगा। तभी तो अगर दो पॉइंट्स को आप अगर कंसीडर करें, यहाँ पर और यहाँ पर मैंने कंसीडर किया बिल्कुल लेयर पे, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस पर पी एंड पी ए, पी सब ए, पी सब ए। अगर मैं लिक्विड कॉलम को ऐसे कंसीडर करता हूँ इस तरह से, तो मैं ये पाऊँगा कि यहाँ से और यहाँ इस लिक्विड कॉलम के कारण बना हुआ प्रेशर ज़ीरो होना चाहिए। तो आप ये पाएंगे चूंकि रिजल्टेंट फोर्स इस लिक्विड कॉलम पे, जो भी कॉलम मैंने कंसीडर किया उस पे नॉर्मल है, इसीलिए ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो भी नेट फोर्स है, वो इस लिक्विड कॉलम पे
यहाँ और यहाँ कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा, इसका कोई असर नहीं है इस डायरेक्शन में ना ही इस डायरेक्शन में, दैट्स वाई यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम होना चाहिए। तो इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है या फिर जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्सेस या एक्सीलरेशन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस जिस डायरेक्शन में लगेगा उसकी उस पर ये नॉर्मल होगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं, इस सिनेरियो से हम कह सकते हैं कि ये बड़ा आसान है कहना कि जो भी यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री में होगा। रिजल्टेंट फोर्स मतलब यहाँ पर दो फोर्सेस काम कर रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में एंड फिक्टिशियस फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा ये। ओके, तो अब करना है हमें कैलकुलेट। अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू फिक्टिशियस फोर्स जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया था, एक्सीलरेशन ड्यू टू फिक्टिशियस फोर्स, दिस इज जी, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू फिक्टिशियस फोर्स, उसे अगर पता कर ले वो तो इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो हमने एक्सीलरेशन पता कर लिया, बाकी डायरेक्शन आप जानते हैं, अपोज करना होगा। जो डायरेक्शन ये बताएगा आप एक्सीलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रियल एक्सीलरेशन ऑफ द कैरेज। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं, इस तरह से ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, चलिए मिला हुआ है आप मान लीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या पाऊँगा, यहाँ पर मैं ये पाऊँगा दिस इज H2 माइनस H1, दिस लेंथ इज H2 माइनस H1 एंड मुझे मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये है H2 प्लस H1 बिकॉज अगर ये H1 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर H1 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर H1 होता है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक H1 होना ही होगा बिकॉज दैट एंगल इज 45 डिग्रीज। कोई और एंगल भी होता तो आप ट्रिगोनोमेट्री से पता कर लेते ये वाला लेंथ कितना होगा। यहाँ ये सिंपल है, यहाँ पर ये आसानी से हम H1 कह सकते हैं। विद द सेम लॉजिक अगर मैं यहाँ से ऐसे इसे ड्रॉप कर देता हूँ नीचे तक, तो मैं ये कहूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है दैट डिस्टेंस शुड बी H2 बिकॉज यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये H1 प्लस H2 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक H1 प्लस H2 होगा। तो एक ऐसा ट्राइंगल हमें मिल रहा है, राइट ट्राइंगल, यहाँ पर 90 डिग्री है। एक राइट ट्राइंगल हमें ऐसा मिल रहा है जिसका एक साइड है H2 माइनस H1 और दूसरा साइड है H2 प्लस H1, दिस इज H2 प्लस H1, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इस पे नॉर्मल होना चाहिए। तो मैं इसे एक बार फ्रेश ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, क्लेम क्या, ये तो होना ही होगा कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे, रिजल्टेंट फोर्स जो इस लिक्विड पे लग रहा होगा वो ऐसे इस डायरेक्शन में होगा सच दैट वी हैव 90 डिग्री हियर। अब आप गौर करें, ये अगर रिजल्टेंट फोर्स होगा या फिर कहें एक्सीलरेशन ड्यू टू द नेट फोर्सेस, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि G तो एज यूजुअल इधर होगा डाउनवर्ड्स और यहां से लेके यहां तक होगा फिक्टिशियस फोर्स या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू फिक्टिशियस फोर्स। मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर दूं, ऐसे और ऐसे। तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज G एंड दिस इज A एंड दिस इज रिजल्टेंट R कह दूं इसे, चलिए रिजल्टेंट इन दोनों का G, A एंड R। अब साइन, डोंट बॉदर विद साइन, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू फिक्टिशियस फोर्स, दिस इज द रियल एक्सेलरेशन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगा। सो यहाँ से हम ये क्लेम कर सकते हैं, अगर मुझे ये एंगल पता हो, लेट अस से अल्फ़ा, ये एंगल बड़े आसानी से हम पता कर सकते हैं। अगर ये अल्फ़ा होता है सो ये साइड आपको पता है, ये साइड आपको पता है, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा का रिलेशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
सो अगर ये एंगल मुझे पता हो, देन वी से कि यहाँ पर तो 90 डिग्री बनेगा, जी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो अल्फा 90, दिस इज 90 माइनस अल्फा, एंड ये तो 90 डिग्री का बन रहा है, दैट मीन दिस एंगल इज अल्फा। सो वी कैन से, अगर ये अल्फा राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये साइड दिस इज राइट ट्राइंगल, ये एंगल अल्फा है, सो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट ऑफ अल्फा। यहां पर भी सेम ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल है, यहां पर एंगल अल्फा, सो एडजेसेंट साइड ऑपोजिट साइड ऑफ अल्फा। सो यहाँ हम ये कह सकते हैं, हमें अल्टीमेटली ए चाहिए ना, मैं कहूँगा ए डिवाइडेड बाई जी शुड बी इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, सो दैट शुड बी दिस वन H2 minus H1 डिवाइडेड बाई दिस वन H2 प्लस H1। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड शुड बी G H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई H2 प्लस H1, दैट्स इट। सो अब जब सोल्यूशन आपने कर लिया है या देख लिया है, जो भी है, आप अगर खुद से किए तो बहुत बढ़िया, तो अब एक बार आप इसे रेट करने की कोशिश कीजिए। ये जो पूरा सीरीज़ है, ये पूरा सीरीज़ आपको यहाँ पर, जब आप हमारे इस चैनल के होम पेज पर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर जो ओलंपियाड सेक्शन है, वहाँ पर आपको क्रोटोव का क्वेश्चंस मिल जाएगा। वहाँ पर जाएंगे तो आपको और भी क्रोटोव के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।